Prime Minister has arrived on the rampart, and he will be now unfurling the national flag, and he will be helped in this task by प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता के इस पावन पर्व पर आप सबको मेरी शुभकामनाएं। हर साल लाल किले के मैदान में इकट्ठा होकर हम अपना प्यारा तिरंगा फहराते हैं। तिरंगा प्रतीक है आज़ादी का, स्वाभिमान का, त्याग और बलिदान का। पुरानी पीढ़ी को वे दिन जरूर याद होंगे जब छोटी छोटी टोलियां बनाकर, हाथों में झंडे उठाकर नौजवान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा गाकर गली गली और गांव गांव में घूमा करते थे। आज हम स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनापतियों को, योद्धाओं को तथा शहीदों को सादर नमन करते हैं। तीनों सेनाओं के वीर जवानों तथा सभी सुरक्षा कर्मियों को मेरा अभिवादन। जिन बहादुर जवानों ने सीमा की रक्षा करते हुए अथवा आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उन्हें हम श्रद्धा से स्मरण करते हैं। इस वर्ष आजादी का यह त्योहार देश के लगभग सभी भागों में अच्छी वर्षा का संदेश लेकर आया है। हम आशा करते हैं कि जिन प्रदेशों में बारिश की कमी है वहां भी अच्छी वर्षा होगी। पिछला साल सूखे के संकट से जूझता हुआ बीता। हमने सभी सूखाग्रस्त इलाकों को पूरी मदद दी, पर्याप्त अन्न भेजा और कहीं भी भुखमरी फैलने नहीं दी। बेजुबान जानवरों का भी हमने ख्याल रखा। बधाई किसानों को जिन्होंने अपने कड़े परिश्रम से देश के भंडार भरे हैं। बधाई मेहनती मजदूरों को, कुशल प्रबंधकों को तथा दूरदर्शी उद्यमियों को, जिनकी उपलब्धियों ने सारी दुनिया का ध्यान खींचा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। शुभकामनाएं सभी वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को, साहित्यकारों और कलाकारों को तथा प्यारे बच्चों को। अभिनंदन सभी प्रवासी भारतीयों का। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हमें उन पर गर्व है। आज हम वंदन करते हैं भारत माता को, जिसकी हम सब संतान हैं। मजहब, जाति, प्रांत और भाषा कोई भी हो, हम सब एक हैं। ये एकता ही हमारी शक्ति है। इस एकता में जो विविधता है उस पर हमें नाज होना चाहिए। परंतु किसी भी हालत में और किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। स्वाधीनता दिवस का यह सबसे बड़ा पाठ है। बहनों और भाइयों, इस ऐतिहासिक लाल किले में मैं लगातार छठी बार आपसे बात कर रहा हूं। ये आपके समर्थन और स्नेह से ही संभव है। स्वतंत्रता के संघर्ष में जिस महान भारत का सपना हमने देखा था, वह आज भी हमारी आंखों में है। कुछ हद तक सपना साकार हुआ है, बहुत कुछ होना बाकी है। इन 50 सालों में तमाम कठिनाइयों के बावजूद, सभी चुनौतियों को झेलकर भारत दुनिया में सर उठाकर खड़ा है। राष्ट्र की सुरक्षा
हमारे लिए सर्वोपरि है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए परावलंबी नहीं हो सकता। इसीलिए 5 साल पहले मेरी सरकार ने जो पहला काम किया वह था भारत को आत्मरक्षा के लिए अणु अस्त्रों से संपन्न करना। दुनिया बदल रही है, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। भारत को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। पिछले 5 सालों में हमारी विदेश नीति ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। हमारी ओर देखने की विश्व समुदाय की दृष्टि में परिवर्तन हुआ है। दुनिया भारत को पहचानने लगी है संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, विश्व की एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में, आधुनिकता और प्राचीन सभ्यता के संगम के रूप में, शांति के लिए समर्पित एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में। बहनों और भाइयों, सभी पड़ोसियों के साथ मित्रता और सहयोग के संबंध स्थापित करना हमारी नीति है। हम सभी विवादों को शांति के साथ सुलझाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ बार बार संबंध सुधारने की पहल हमारी कमजोरी नहीं, शांति प्रियता का परिचायक है। पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने में हाल में कुछ प्रगति हुई है, परंतु आतंकवादी गतिविधियां अभी भी जारी हैं। हमारे पड़ोसी की प्रामाणिकता की परीक्षा इस बात में है कि क्या वह सीमा पार से आतंकवाद को पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार है। हम आशा करते हैं कि पाकिस्तान भारत विरोधी रवैया छोड़ेगा। दोनों देशों की जनता अमन चैन से रहना चाहती है। पाकिस्तान के मित्रों से मैं कहता रहा हूँ, हमें लड़ते लड़ते 50 साल हो गए और कितना खून बहाना बाकी है। लड़ना है हम दोनों को गरीबी से, बेरोजगारी से और पिछड़ेपन से। हम दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध बढ़ाएं। 2000 किलोमीटर लंबी सीमा के रहते हुए हमारा व्यापार किसी तीसरे देश के सहारे चले, ये समझ में नहीं आता। लोग आएं जाएं, दोनों देशों के चुने हुए नुमाइंदों का भी आना जाना अधिक हो। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध बढ़ें। बांटने वाली दीवारों में कुछ नए दरवाजे, नए खिड़कियां और रोशनदान खोलें। लाहौर से आई 2 बरस की बच्ची नूर को हिंदुस्तान में जो प्यार मिला, उसमें एक ऐसा पैगाम है जिसे पाकिस्तान के हमारे दोस्त समझें। दोनों देशों के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं पाकिस्तान को भारत के साथ अमन के रास्ते पर चलने के लिए दावत देता हूँ। रास्ता ऊबड़ खाबड़ जरूर है, कहीं कहीं सुरंग भी बिछी हैं, लेकिन जब हम साथ चलने लगेंगे तो रुकावटें हटने लगेंगी। मैं कुछ महीने पहले श्रीनगर गया था। इस महीने के अंत में फिर वहाँ जाऊँगा। वहाँ की फिजा बदल रही है। पिछले साल इसी लाल किले से मैंने जब ऐलान किया था कि राज्य में चुनाव वक्त पर होंगे और वे स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होंगे, तो सबको भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया। स्वतंत्र चुनाव ने इस बात को फिर एक बार साबित कर दिया है कि कश्मीर की जनता ने सीमा पार से आतंकवाद को ठुकरा दिया है। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोग लोकतंत्र चाहते हैं, वे अमन चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की खुशहाली को देखना पसंद करते हैं। जो लोग कश्मीर के बारे में बोलते हुए आत्मनिर्णय के अधिकार की बात करते हैं, वे भारत को दूसरी बार सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते हैं। उन्हें इसमें सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस साल 1 लाख से ज़्यादा सैलानी कश्मीर गए। अमरनाथ की यात्रा में भारी भीड़ रही। हिंदुस्तान के अन्य सूबों से 6000 विद्यार्थी आज कश्मीर घाटी में पढ़ रहे हैं। अगले सप्ताह जम्मू और कश्मीर में भी मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू की जाएगी। जम्मू व कश्मीर की गुत्थी को बातचीत के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। इस दिशा में जो प्रयत्न शुरू किए गए हैं, उन्हें हम आगे बढ़ाएंगे। उजड़े हुए लोगों को उनके घरों में फिर से बसाना है। प्यारे देशवासियों, पिछले कुछ सालों में देश ने जो प्रगति की है, उसने मुझे नई आशा और विश्वास दिया है। कर्ज लेने वाला भारत आज कर्ज दे रहा है। हमेशा विदेशी मुद्रा की कमी से परेशान भारत ने आज लगभग $100 बिलियन विदेशी मुद्रा कमा ली है। ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें काबू में हैं। बाज़ार में किसी चीज़ का अभाव नहीं है। गरीबी घट रही है।
और तेजी से हटाने का हमारा संकल्प है। अब टेलीफोन तथा गैस कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। मोबाइल फ़ोन उपभोक्ताओं की संख्या 8 लाख से बढ़कर अब 1.5 करोड़ हो गई है। अगले साल 1.5 करोड़ और नए लोगों को मोबाइल फ़ोन मिलेंगे। सड़कों की दुर्दशा से हम सभी परिचित हैं। आज़ादी के 50 साल के बाद भी लगभग 2 लाख गांव ऐसे थे जिनमें सड़कें नहीं पहुंची थीं। पहली बार केंद्र ने इन गांवों को अच्छी सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की है। आज़ादी के पहले 50 सालों में सिर्फ 550 किलोमीटर के 4 लेन वाले राजमार्ग बनाए गए थे, यानी प्रतिवर्ष केवल 11 किलोमीटर। अब हम रोज़ाना 11 किलोमीटर की गति से 24,000 किलोमीटर सड़कें बनाएंगे। 54,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर काम शुरू हो गया है। इस पर रोज 3 लाख लोग काम कर रहे हैं। अगले साल इनकी संख्या बढ़कर 3 लाख से 6 लाख होगी। कंप्यूटर के क्षेत्र में लाखों नौजवानों को आकर्षक रोजगार मिले हैं। वे हमारे शहरों में बैठे बैठे विदेशों के अस्पतालों में, वहाँ के कारखानों में और दफ्तरों के लिए सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सॉफ्टवेयर का निर्यात 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब लगभग 50,000 करोड़ रुपए हो गया है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के लिए कर्जे की रकम को बढ़ाया गया है। ब्याज की दर को कम कर दिया है। खेती में नए प्रयोग करने, पूंजी निवेश को बढ़ाने तथा किसानों की अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए शीघ्र ही हम एक राष्ट्रीय किसान आयोग गठित करेंगे। पिछले दशकों में हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति के जरिए भारत की कृषि को काफी बल मिला है। अब भारत के लिए जरूरी है खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसका लक्ष्य वर्ष 2010 तक भारत के किसान की औसत आमदनी दुगनी करना है। अनाज, फल तथा सब्जी के उत्पादन में प्रतिवर्ष होने वाली हजारों करोड़ रुपए की क्षति को कम करना इस क्रांति का एक हिस्सा होगा। किसान क्रेडिट की कार्ड की सफलता को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि सभी हकदार कारीगरों, बुनकरों तथा मछुआरों के लिए भी क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की जाएगी। इनको दिए जाने वाले कर्ज की ब्याज की दर को घटाकर 9% किया जाएगा। इन वर्गों के लिए अंशदायी बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत देश के अत्यंत करीब 1.5 करोड़ परिवारों के लिए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की दर पर हर महीने 35 किलो अनाज मुहैया कराने का काम हो रहा है। इतना सस्ता अनाज पहले कभी नहीं दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। सर्व शिक्षा अभियान के चलते अब कोई भी बालक, विशेषकर बालिकाएं, प्राइमरी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। इसे सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए इसी साल 2.5 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं कक्षा के बच्चों को दोपहर का भोजन देने का कार्यक्रम कुछ राज्यों में चल रहा है। इसे अब हमने पूरे देश में चलाने का फैसला किया है। बाद में 10वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भी इसे लागू किया जाएगा। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम अक्षय पात्र के नाम से चलेगा। मैं स्वयंसेवी संगठनों, धार्मिक संस्थाओं तथा महिलाओं के स्व सहायता समूहों से अपील करता हूं कि वे इस प्रभावी रूप में अमल में लाने के लिए आगे आएं। देश के पिछड़े राज्यों में अच्छे अस्पतालों की सुविधाएं कम होने से वहां के लोगों की परेशानी को मैं जानता हूं। इसलिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिल्ली के एम्स जैसे अत्याधुनिक सुविधा वाले 6 नए अस्पताल पिछड़े राज्यों में अगले 3 वर्ष में खोले जाएंगे। मित्रों, भारत को सूखे तथा बाढ़ के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए नदियों की जोड़ना है। इसके बारे में दशकों से चर्चा चलती आ रही है। अब हमने इसका बीड़ा उठाया है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी है कि इस वर्ष के अंत तक 2 नदी परियोजनाओं पर राज्य सरकारों के सहयोग से
काम शुरू हो जाएगा। हम इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक धन जुटाएंगे। पिछले 5 सालों में जिस गति से गांव और शहरों में मकान का निर्माण हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। अब जितनी कम ब्याज दर पर मकानों के लिए कर्ज मिल रहा है, पहले कभी नहीं मिला था। नए मकानों के निर्माण से लाखों लोगों को रोजगार मिला है। भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इस ऐतिहासिक लाल किले को ही दीजिए, 350 साल के बाद पहली बार इसका पुनरुद्धार किया गया है। मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने के मैदान में एक सुंदर उद्यान का रूप ले लिया है। इसे 15 अगस्त उद्यान के नाम से पुकारा जा सकता है। आप भी अपने गांव तथा अपने शहर में अपनी विरासत के संरक्षण के लिए ऐसा ही कोई खूबसूरत काम करके दिखाइए। हमारी आर्थिक सुधार की नीति का एक ही मकसद है। हम ऐसी गतिशील अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं जो दुनिया के बाजार में सफल होने के साथ साथ गरीब और उपेक्षित लोगों के प्रति संवेदनशील भी हो। हाल की कुछ प्राकृतिक आपदाओं तथा दुर्घटनाओं में जिन लोगों की असमय मृत्यु हुई है, उनके प्रति हम अपना शोक प्रकट करते हैं। बहनों और भाइयों, भारत का उज्जवल भविष्य आज नौजवानों के हाथ लिख रहा है। हजारों वर्ष पुराना यह देश आज फिर एक बार युवा राष्ट्र बनकर एक नया इतिहास रचने को तैयार है। 100 करोड़ से अधिक की आबादी वाले इस देश में आज 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है। पहले की किसी भी पीढ़ी से ये पीढ़ी अधिक सुशिक्षित है, अधिक महत्वाकांक्षी है। आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में दुनिया में किसी से भी पीछे न हटने की जिद ठानने वाली ये पीढ़ी है। आज दुनिया भर में हमारे नौजवानों के लिए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। आने वाले वर्षों और दशकों में ये अवसर और बढ़ेंगे। इसलिए अभी से हमें अपने इन सभी युवाओं को साइंस, टेक्नोलॉजी तथा अन्य नए नए विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना होगा। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि हम युवा भारत के दिल की धड़कनों को सुनें, उनके सपनों को समझें, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन दें और उनका मार्गदर्शन करें। देशवासियों, आज हमारे सामने इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि हम देश में शांति बनाए रखें और भाईचारे की भावना को मजबूत करें। विकास के लिए शांति, सद्भावना तथा परस्पर सहयोग जरूरी है। संप्रदाय, जाति और बिरादरी के आधार पर जो समाज को बांटना चाहते हैं, वे देश का नुकसान कर रहे हैं। भारत एक बहुधर्मी देश है। मजहब के आधार पर भेदभाव या नाइंसाफी करना हमारी प्रकृति और संस्कृति के खिलाफ है। अल्पसंख्यकों की हिफाजत और उनकी भलाई के प्रति हमें हमेशा जागरूक रहना है। उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति वार्ता के सफल नतीजे निकल रहे हैं। बंदूक उठाने वाले हाथ अब वहां के विकास में लगना चाहते हैं। सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है। मित्रों, हम सबका, सरकार का और समाज का दायित्व है कि अपने अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के बंधुओं को समान अवसर उपलब्ध कराकर व्यवस्था में भागीदार बनाएं। इन तक पूरा आर्थिक तथा सामाजिक न्याय पहुंचाना यह न केवल संवैधानिक कर्तव्य है, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आरक्षण की नीति को सही ढंग से अमल में लाने में जो कठिनाइयां थी, उन्हें दूर कर दिया गया है। समाज में अस्पृश्यता घट रही है, परंतु इस कलंक को पूरी तरह मिटाना होगा। आदिवासियों के विकास के लिए हमने एक नया मंत्रालय बनाया है, एक अलग आयोग भी बनाया है। 50 साल के बाद पहली बार अनुसूचित जनजाति की सूची की समीक्षा करके 100 से भी अधिक नए समूहों को इसमें जोड़ा गया है। मित्रों, अब तक के अनुभव के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकारी तंत्र, जिस पर नीतियों और निर्णयों को अमल में लाने की जिम्मेदारी है, अधिक दक्षता और जवाबदेही की जरूरत है। सरकारी दफ्तरों में सही काम होने में भी देर लगती है। विलंब से भ्रष्टाचार पनपता है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मेरी सरकार हर स्तर पर तैयार है। कई दशकों से लंबित लोकपाल विधेयक को कानून बनाने का हमने फैसला किया है। लोगों के दबाव के बावजूद मैंने स्वयं प्रधानमंत्री को भी इसकी जांच के दायरे में रखा है, ताकि आपका प्रधानमंत्री भी यदि गलती करे तो आप उसे पकड़ सकें। आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।
बहनों और भाइयों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने 5 साल पूरे किए हैं। केंद्र में मिली जुली सरकारों के अभी तक प्रयोग विफल हुए थे, हमने ऐसा सफल करके दिखाया है। लोगों में आज विकास की तीव्र भूख जागी है। वे ऐसा स्थिर शासन चाहते हैं कि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्प हो और सक्षम भी। आज राजनीतिक क्षेत्र में जहां एक और मिलकर काम करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर बिखराव का दृश्य भी दिखाई देता है। प्रदेशों में विभिन्न दलों की सरकारें हैं, इनके साथ केंद्र के सहयोग के रिश्ते बनाए हैं। विचारधारा की भिन्नता के कारण राजनीतिक भेदभाव करना हमें अमान्य है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संसद तथा विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित रखने का प्रस्ताव अब राष्ट्रीय संकल्प बन गया है। आज पंचायतों और नगर पालिकाओं में 10 लाख से भी ज़्यादा महिला सदस्य हैं। इनके अच्छे काम के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ, परंतु ये खेद की बात है कि संसद में आम राय न बनने के कारण मूलभूत में महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को पास करना मुश्किल हो गया है। अब एक नया प्रस्ताव आया है कि 33% सीटों को दोहरी सदस्यता वाली सीटें बनाया जाए, जिनमें 1 सीट महिला के लिए आरक्षित हो। ये एक व्यवहारिक सुझाव है। इस सुझाव पर महिला आरक्षण के सभी समर्थकों को सकारात्मक दृष्टि से विचार करना चाहिए। यदि कोई दूसरा सुझाव हो जिस पर आम सहमति बने तो उसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी बहनें लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रही हैं, अब उसमें और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। प्यारे देशवासियों, आज देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वह एक लंबी छलांग लगा सकता है। भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के बड़े ध्येय को हासिल करने की तमन्ना सारे देश में बल पकड़ रही है। केवल एक पीढ़ी के अंदर भारत को गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्ति दिलाई जा सकती है। ये केवल दिवा स्वप्न नहीं है, इसे हर हकीकत में बदला जा सकता है। दुनिया ने अनेक देशों ने इसे करके दिखाया है। जरा पीछे मुड़कर देखिए, बड़े बड़े संकटों का मुकाबला करते हुए भारत आगे बढ़ा है। आज जब अभ्युदय का पर्व शुरू हुआ है तो किसी के मन में असमंजस क्यों होना चाहिए। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम सब मिलकर काम करें, अनुशासन से चलें, नई कार्य संस्कृति को अपनाएं, दूरदृष्टि से काम लें। यह प्राचीन और महान देश जब समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिभा और परिश्रम का मेल करके पराक्रम की पराकाष्ठा करेगा तो निश्चय ही उज्जवल भविष्य के निर्माण में सफल होगा। लगभग 40 साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, मेरे साथ 3 बार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। A brief speech by the Prime Minister, and he gave a brief of all the points of overall progress which the nation is about to experience. शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। गरजा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राईब करा
आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा.